हु इज नॉट अ करिकुलम प्रैक्टिशनर? कौन इसमें ऐसा है जो करिकुलम प्रैक्टिशनर नहीं है? करिकुलम स्पेशलिस्ट, जो करिकुलम डेवलप करता है। टीचर, लर्नर, टीचर जो करिकुलम को इस्तेमाल कर यानी अप्लाई कर रहा होता है। लर्नर जो उस करिकुलम से फायदा उठा रहा होता है। और सुपरवाइजर जो निगरानी करता है, लेकिन उसका डायरेक्टली सरोकार करिकुलम से नहीं होता है। करिकुलम के साथ इनमें से दिए गए ऑप्शन में से जिसका करिकुलम से उसका सुपरविजन या सुपरवाइजर के तौर पे उन निगरानी के तौर पे है, लेकिन करिकुलम के साथ उसका वास्ता नहीं है, तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से हम सुपरवाइजर जो है उसको करेक्ट ही कंसिडर करेंगे। हिंदा ढाबा बिलीव दैट करिकुलम शुड बी डिजाइंड बाय। हिंदा ढाबा के अकॉर्डिंग करिकुलम जो है शुड बी कैसा कौन डिजाइन करे? तो हिंदा ढाबा की थ्योरी के अंदर जो है हमने बात यही की थी इंडक्टिव में कि उस हिंदा ढाबा कहती है कि उस्ताद जो है ना ये करिकुलम डिजाइन करे। होना भी ऐसा ही चाहिए। यानी आज भी हम हमारा जो निसाब है कुछ ना कुछ हम करी हिंदा ढाबा को फॉलो करते हैं, लेकिन निसाब बनाने की करिकुलम डिजाइन करने की हमारे हमें जो है वो नहीं है, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। उस्ताद बेहतर समझता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए और इनको किस तरह की जो है वो लोकल लेवल पे। अब देखें करिकुलम बन रहा है इस्लामाबाद में, लेकिन वो कहाँ पे हमारे मारूजी हालात कैसे हैं वो लोग नहीं जानते। तो पॉलिसियां जब निचले लेवल पे बनेंगी, डिसेंट्रलाइज होगी, तो उससे ज्यादा फायदे उठाए जा सकते हैं। इसी तरह पेडागोजी में एक बात की जाती है कि करिकुलम जो है ना, मतलब पेडागोजी में एक बात करते हैं कि उस्ताद जो है ना उसको मौका दिया जाए कि जो उसके पास है नॉलेज वो उसको सिखाए। यानी उस्ताद को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने पास मौजूद नॉलेज को बच्चों को सिखाए। तो ये यानी कि वो भी इस बात की जो है वो इस बात को पशु करते हैं। अकॉर्डिंग टू होम करिकुलम इज प्लान फॉर लर्निंग। कौन कहता है करिकुलम? ये ना किर बात करता है इसकी, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। टाबा की हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन टाबा एग्जैक्टली ये वाली बात नहीं करते कि करिकुलम एक लर्निंग का प्लान है। ये बात किर करता है। यहाँ पे दिया गया ऑप्शन डी बी जो है जो वो इनकरेक्ट है, ठीक है। ये इसको हम ना ये वाला जो किर है इसको हम कंसिडरेशन ठीक समझेंगे, और ये वाला जो है वो इसको ये सेकंड प्रायोरिटी देंगे, तो पहला किर होगा। पर्टिकुलर शेप, फ्रेमवर्क और पैटर्न ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इज द। जब हम किसी कोई फ्रेमवर्क, कोई डिजाइन, कोई पैटर्न, कोई शेप की बात करते हैं, तो इसको हम करिकुलम डिजाइन कहते हैं। किस तरह का करिकुलम हमने डिजाइन करना है, किस तरह की शेप होगी, यानी क्या क्या पिक्चर यूज करनी, किस तरह की स्टोरीज हों, बुलेट पॉइंट्स हों, क्या चीजें हों, किस तरह का फ्रेमवर्क, पैटर्न वगैरह, वो ये डिजाइन आता है। philosophical and psychological screening is done in the curriculum model of। हमने कल भी बात की पिछली क्लास में, ये जो रॉल्फ टेलर था ना, टेलर ने जो करिकुलम था ये बिहेवियरल करिकुलम इसको बोला जाता था। तो फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल जो मॉडल ऑफ करिकुलम है ये रॉल्फ टेलर का जो मॉडल है इसको फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल करिकुलम कहते हैं। रिसर्च क्या है? रिसर्च इज एन इंटेलेक्चुअल। जी जी, तीन का किर है। अच्छा जी, रिसर्च इज द रिसर्च क्या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी फॉर नॉलेज है? एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, वैसे एक रिसर्च एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, इसमें कोई शक नहीं है। फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, कि ये साइंटिफिक मेथड की, क्योंकि ये मोस्ट रिलेटेड है कि रिसर्च शुरू और इख्तिताम साइंटिफिक मेथड पे होता है, यानी रिसर्च का दीन ईमान साइंटिफिक मेथड है। तो ये फॉर्मल और सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है साइंटिफिक मेथड की, ठीक है। एंड लेस क्वेस्ट फॉर नॉलेज, ये बात भी ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज थ्रू इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, इनफॉर्मल नहीं है, ये फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है। बाकी बहरहाल ये सारे पॉइंट किसी हद तक ठीक बनते हैं अगर चौथे में भी हम फॉर्मल लगा दें तो। लेकिन जो बी ऑप्शन है मोस्ट अप्रोप्राइट है, क्योंकि इसके अंदर साइंटिफिक मेथड की बात की गई है। नेक्स्ट है थ्रू पायलट स्टडी वी मेनली इंश्योर। जो पायलट स्टडी है, देखिए पायलट स्टडी के अंदर हम रिलायबिलिटी को भी देखते हैं, वैलिडिटी को भी देखते हैं। लेकिन अगर आपको जस्ट एक आंसर बताना हो तो उस सूरत के अंदर आप रिलायबिलिटी लगाएंगे, ठीक है। अगर एक ऑप्शन बताना हो तो रिलायबिलिटी होगा, अदरवाइज दोनों। वैलिडिटी है एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी है कंसिस्टेंसी। मैंने आपको सिग्निफिकेंट पॉइंट के बारे में बताया था। हम जब डाटा ले रहे हैं 20 लोगों से डाटा ले रहे हैं, अगर 20 में से 10 लोग कहते हैं ये
8 लोग कहते हैं कि ये वाला है, 12 लोग कहते हैं ये वाला, तो हम 12 लोगों की बात को कंसीडर करेंगे और 12 लोगों की बुनियाद पर देखेंगे कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो वैलिड ठीक है कि नहीं है, या वो क्या उसके अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही। तो रिलायबिलिटी पहले होगी, वैलिडिटी बाद के अंदर होगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? रिलायबिलिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडरेट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी इज। मैंने बताया था कि रिलायबिलिटी हमेशा 5 से 10% डिफरेंस के साथ जो है वो एक्सेप्टेबल है, यानी हमारी 90 से लेके 100 तक हमारी रिलायबिलिटी जबरदस्त है। लेकिन जब रिलायबिलिटी आपकी जो है वो 0.7 है, तो 0.7 वाली को हम मॉडरेट वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी बोलते हैं। 0.7 से नीचे जो होती है वो बिलो में कंसीडर होती है। तो मॉडरेट 0.7 है, 0.7 ठीक है, 0.7 तक हम मॉडरेट कंसीडर करते हैं। और हाई लेवल गुड जो होती है वो हमारी 90%, यानी 0.9 कह लेंगे, 90% हम बोलते हैं। प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट ट्रांसलेट देयर पॉलिटिकल विजन इनटू प्रोग्राम। वो प्रोसेस जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसलेट देयर पॉलिटिकल विजन इनटू प्रोग्राम। वो जो उनका पॉलिटिकल विजन है, यानी किसी भी कोई भी हुकूमत आती है जो उसका पॉलिटिकल विजन है उसको वो ट्रांसलेट करना या उसको इंप्लीमेंट करते हैं टू डिलीवर आउटकम डिराइव्ड चेंजेस इन देयर रियल नो रियल। तो ये पॉलिसी मेकिंग, अगर देखें विजन की बुनियाद पे हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करना, ठीक है। देखिए विजन एक है, विजन की बुनियाद पे कि हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो हमारे विजन को लेके चलें, हमारे विजन को लेके, यानी विजन एक मेरी सोच है, विजन एक इदारे का मोटो है। अब उसके मुताबिक हम उस इदारों को उस रास्ते पे चलाने के लिए हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो विजन के बाद पॉलिसी होगा, ये इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, सी नहीं होगा। The positive and favorable attitude and feeling of employees towards their job known as। employees बड़े खुश हैं, उनकी अपनी जॉब के मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है और फेवरेबल एटीट्यूड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। जॉब स्पेसिफिकेशन तो होता है जॉब में करना क्या है, जॉब इंगेजमेंट होता है जब आप एक जॉब के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां उसी जॉब के ऊपर दे दी गई है। जॉब रोटेशन या फिर ट्रांसफर वगैरह, ये एक काम कर रहे हैं कल को कोई और काम करेंगे, जैसे ब्यूरोक्रेसी में होता है। द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल इन्वायरमेंट विच फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन स्कूल रेफर टू। एक जो फिजिकल इन्वायरमेंट जो हमें वहां नजर आता है, इन्वायरमेंट जो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये किसी भी इदारे के तभी उसका कल्चर बनाता है, यानी इन्वायरमेंट वहां का कल्चर बनाता है। तो स्कूल कल्चर यहाँ पे बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। क्लाइमेट तो मौसम को कहते हैं, और क्लाइमेट वो मौसम होता है जो है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। कॉलेज रिलेशन लीडरशिप इसके इररेलीवेंट, मतलब रिलेटेड ज्यादा नहीं है। Which education of policy of Pakistan has greater emphasis on teaching of। देखिए आइडियोलॉजी की बात ना पाकिस्तान की पॉलिसी में शुरू से ही होना शुरू हो गई थी, यानी 1947 में पहली पॉलिसी, और बाकी हर पॉलिसी के अंदर आइडियोलॉजी की बात की गई है। अब यहाँ पे जो मर्जी, अब चूंकि पहली बात 1947 में की गई और हमेशा आइडियोलॉजी के ऊपर फोकस किया गया है, कभी आइडियोलॉजी को इग्नोर नहीं किया गया। 1947 ठीक है। अगर यहाँ पे रिलीजन की बात होती तो हम फिर 1979 की बात करते हैं। मेन एम ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज टू डेवलप। एजुकेशन सिस्टम का मेन एम क्या है? उसका मेन एम यही है कि इंसानों को डेवलप करना, इंसानों को बेहतर करना, इंसानों को तैयार करना, ट्रेन करना किसी जॉब के लिए, मुल्क के लिए उनको रेडी करना, ह्यूमन रिसोर्स होगा। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज रिगार्डेड एज, जो मैंने कल भी इस सवाल के मतलब था कि हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम एजुकेशन को एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हैं। हम कहते हैं कि जो बच्चों के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं कल को हमें पे बैक होगा। जो लोअर क्लास है वो कहते हैं कि ये फजूल पैसा है, एजुकेशन को फजूल एक्टिविटी समझते हैं। जबकि जो हायर क्लास होते हैं वो उनका तो फिर वो भी एजुकेशन को समझते हैं कि बस एजुकेशन कर लें एक शुगल मेले के लिए, एक थोड़ी समझ बूझ के लिए। उनके यहाँ ना इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको लेते हैं, ना वो यूजलेस एक्टिविटी समझते हैं। तो ये ह्यूमन रिसोर्स जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन इन एजुकेशन रेफर। सोशियोलॉजी कहती है कि सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, व्हाट हैपनिंग इन द सोसाइटी। जबकि आप बाकी ऑप्शन दिए गए में देखें, थिंकिंग ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। अब ये तो लोगों की बात कर रहे हैं, सोसाइटी को तो यहाँ पे जो है ना वो मफूल बना दिया गया है। थिंकिंग ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी, फ्यूचर ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी, पीपल डिसीजन इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी के अंदर, जबकि ये ज्यादा है कि एक सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में ये वाला करेक्ट आंसर होगा, ये ठीक है।
Special education has been given special attention in education policy of 1979। ज़ियाउल हक की पॉलिसी के अंदर स्पेशल एजुकेशन को, जो माजूर लोग हैं उनके एजुकेशन को ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि उनकी बेटी माजूर थी। प्योर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एंड नो सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो प्योर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम दिया। हालांकि इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। देवबंद, जो दारुल उलूम देवबंद है, इन्होंने भी तमाम अलूम को जो उस वक्त ज़रूरी थे, यानी उस दौर के मुताबिक जो अलूम ज़रूरी थे उनके मुताबिक इन्होंने फोकस किया था। और ये वाहिद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने 1 रुपया उनसे नहीं एक्सेप्ट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ना उनके साथ मफाहमत की। जबकि जिसको आज हमारे करिकुलम के अंदर सर सैयद अहमद खान को बहुत अहमियत दी जाती है, उनकी बात होती है, तो सर सैयद अहमद खान ने हमें तैयार किया कि हम क्लर्क बनने के लिए हम रेडी हो जाएं। उन्होंने हम पैसे उनसे लिए जो भी है, पर उन्होंने हमें रेडी किया कि हम उनके एजुकेशन सिस्टम में घुसें, और हमने उनके अंदर घुस के अपने एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया। अदरवाइज आज हम भी स्किलफुल होते और हम ऐसी तरीन ले रहे होते जिसके बाद डिग्रियां लेके हम हाथ फैलाए बैठे होते हैं, कोई आके हमें जॉब दे। खैर, दारुल उलूम देवबंद जो है वो प्योर इस्लामिक एजुकेशन की बात करते हैं, हालांकि उस वक्त के उस दौर के तमाम उलूम की ये बात करते थे। ट्राई आउट करिकुलम डेवलपमेंट इन द स्कूल रिफ्लेक्ट द प्रोसीजर। ट्राई आउट करना, कोशिश यानी इंप्लीमेंट करना, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। ट्राई आउट करना इसका मतलब है कि करिकुलम को स्कूल के अंदर डिवेलप इंप्लीमेंट करना, तो ये एक्सपेरिमेंटल होगा। आइडियालॉजी का ताल्लुक फिलॉसफी से होता है। आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फाउंडेशन ऑफ। आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम जो है वो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन से होती है। HRM, ठीक, आइडियोलॉजी फिलॉसफी, ठीक है। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HRM का जो इदारा है ये क्या काम करता है? कंडक्टिंग द जॉब, जी बिल्कुल। जॉब के ऊपर लोगों को रखना, जॉब के लिए लोगों को ट्रेन करना, लोगों को डिवेलप करना, उनकी लोगों को सिलेक्ट करना, ये सारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। आपको कहते हैं किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कहते हैं आपको HR की कॉल आएगी, आपको HR के साथ जो है वो पे के हवाले से डील करना होगा, फला HR डिपार्टमेंट से आप रब्ता करें, आप HR डिपार्टमेंट में CV ड्राफ्ट कर दें। तो HRM जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। जबकि यहाँ पे दिया गया ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था कि विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू या विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ HRM। तो जो कंडक्टिंग मटेरियल एनालिसिस, जो डी है ना, ये मटेरियल का एनालिसिस करना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, मैं इसको बात की समझ आ गई है ना कि ये वाला ऑप्शन, यानी यहाँ पे अगर नॉट होता तो फिर ये वाला ऑप्शन होता। तो बाकी सारे ऑप्शन ठीक हैं ह्यूमन रिसोर्स के, लेकिन ये वाला ऑप्शन ह्यूमन रिसोर्स के लिए ठीक नहीं है। जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक मिनट जस्ट, ये क्या हो गया, क्या हो गया? डिसएंगेज, ओ सॉरी, फिर ठीक है, फिर ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। डिसएंगेज क्या किया गया? फंक्शन डिसएंगेज, वो नॉट का मतलब ही है, फिर ये ठीक है कि मटेरियल एनालिसिस नहीं है। मैंने स्टेटमेंट को नहीं समझा, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट है, अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स हैज नो फंक्शन इन। प्रोडक्टिव वर्कफोर्स जिसका कोई फंक्शन नहीं है, प्रोवाइड बेटर सर्विस। प्रोडक्टिव वर्कफोर्स तो बेटर सर्विस देगी, क्लैरिटी ऑफ अपनी जिम्मेदारी को समझेगी, वर्क को ऑर्गेनाइज करेगी, सैंक्शनिंग कंपनसेशन टू एन एम्प्लॉय। अब ये वर्कफोर्स, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स तो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा काम हो, वो तो काम को बेहतर करेगी, वो को कंपनसेशन नहीं देगी कि आप जो है ना सुकून कर लो, आप छुट्टी कर लो, आप इधर चले जाओ, वो वाली काम वो नहीं करेगी। फॉर बेटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द बेस्ट मेथड इज। अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर बेस्ट मेथड कौन सा है? तो आजकल, और वही मेथड सक्सेसफुल है जहां पे टीचर स्टूडेंट का आपस के अंदर इंटरेक्शन ज्यादा हो, वो मेथड जबरदस्त है। माइक्रो टीचिंग जो है ना, टीचर्स को स्किलफुल बनाने के लिए टेक्निक है, जिसके अंदर टीचर्स को स्किलफुल बनाया जाता है, उसको चंद स्किल सिखाई जाती हैं। क्लास में आना कैसे है, इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे, आइस ब्रेकिंग कैसे करवानी है, जो है अपने टॉपिक को सम अप कैसे करना है, वो बातें हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ माइक्रो टीचिंग ट्रेनिंग मेनली डिपेंड। जो माइक्रो टीचिंग ट्रेनिंग है ना, इसका ये कैसे पता चलता है? इसका पता चलता है क्योंकि इसके अंदर नो डाउट इसमें वीडियो भी रिकॉर्ड होती है, 5-6 मिनट के भी होते हैं, लेकिन हमें इसका पता कैसे चलता है कि इफेक्टिव है? वो फीडबैक से पता चलता है। जब हमें बताया जाता है कि आप इसको ऐसे कर लो, यानी जो सामने बैठे होते हैं लोग, वो जो जो वीडियो के बाद पता चलता है कि जो फीडबैक हमें मिलता है कि हमें, हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए था, वो उसके अंदर देखते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद टीचर एफिशिएंसी इंक्रीज मोर एफियज।
टीचर की एफिशिएंसी, ये सवाल जो मैंने अभी पहले बात की थी, टीचर की एफिशिएंसी तभी बढ़ सकती है जब उस्ताद को ये मौका दिया जाए कि वो जो जानता है वो उसको प्रैक्टिस करवाए। उस्ताद को बाउंड ना किया जाए सम थ्योरीज के ऊपर, सम ना, बल्कि उस्ताद को कहा जाए कि जो वो बेहतर समझता है, जो वो जो उसको जो है, जो उसने सीखा हुआ है, वो बच्चों को सिखाए। जी, टीचिंग मेथड ये होता है जो इसे एक ब्रॉडर वे के अंदर कहते हैं कि वे ऑफ प्रेजेंटिंग कंटेंट इन द क्लासरूम इज कॉल्ड टीचिंग मेथड, जिसके अंदर लेक्चर मेथड, डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह वगैरह वगैरह। अब जो उस टीचिंग मेथड को जो एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया उसको अब फॉर एग्जांपल लेक्चर मेथड है, अब मैं प्योरली लेक्चर मेथड यूज करूंगा, इसका मतलब होगा मैं आऊंगा क्लास में, बोलता जाऊंगा और एट द एंड में चला जाऊंगा, ये लेक्चर मेथड हो गया। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा जबरदस्त बनाना है, एफिशिएंट बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो जो लेक्चर मेथड की बेटी है वो क्या है कि वो टेक्निक्स हैं कि मैं कहता हूँ बच्चों से उसके अपने लेक्चर के दौरान सवाल जवाब कर लेता हूँ, उनके देखता हूँ कि वो कोई अटेंटिव बैठे हैं कि नहीं है, उनको जो पोइट्री सुना देता हूँ, उनको कोई चुटकुला सुना देता हूँ, कोई उनसे जो है ना वो बात कर लेता हूँ, कोई एक्टिविटी करवा देता हूँ। यानी उस्ताद अपने टीचिंग मेथड के अंदर जो बातें कर रहा होता है, एक टीचिंग मेथड के अंदर उस्ताद अपनी टीचिंग मेथड के अंदर जो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होता है, ये हमारी जो होती हैं क्या बोलते हैं इसको, ये टेक्निक्स होती हैं। ड्राइव, नीड, मोटिवेशन, मोटिव होता है पर्पस, मकसद क्या है हमारा, ठीक है, और मोटिवेशन वो जो हमें तहरीक देती है, वही उसका सेम मोटिव से मोटिवेशन जो हमें तहरीक देती है। नीड हमारी जरूरत होती है, और जो बायोलॉजिकल नीड होती है उसको हम ड्राइव के अंदर लेते हैं, जो हमारी बायोलॉजिकल नीड होती है। या अब ये देखिए, मोटिव मकसद, नीड हमारी जरूरत है, और ड्राइव को हम बायोलॉजिकल नीड के तौर पे ले रहे होते हैं। जी, टेक्निक मेथड का पार्ट ही है, बस उसकी उसकी सपोर्टिंग चीज है जो मेथड को मोर इंटरेस्टिंग बनाती है। हेड मास्टर कंसीडर फॉर लीव पर्पस एंड इम्प्लाइज ऑफ, जो जिन जिन उस्तादों को जिनको गर्मी की छुट्टियां होती हैं वो वेकेशन डिपार्टमेंट में आते हैं, जिनको गर्मी की छुट्टियां नहीं होती वो नॉन वेकेशन में आती हैं। हेड मास्टर को कोई गर्मी की छुट्टियां नहीं होती, वो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। बेनेवलेंट फंड हैज नो कंसर्न विद गवर्नमेंट, जो बेनेवलेंट फंड जिस जो कि हमारा बीएफ फंड, जो कि हमारी हर गवर्नमेंट मुलाजिम की तनख्वाह में से कटता है, और वो जो करता है उसके बाद उसकी बुनियाद उससे हम क्या होता है कि हम अब कल को अपने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप जो है वो ले सकते हैं। किसी की डेथ हो जाए तो वो उसके लिए उनको जो है फंडल की सूरत में उसको मिलते हैं, बेटी की शादी हो तो वो ग्रांट की सूरत में मिलते हैं, और इसी के अलावा जो है परचेज ऑफ कार या मोटरसाइकिल, ये वाला जो है ना ये इसके लिए नहीं मिलता, ठीक है। यानी गाड़ी वगैरह लेने के लिए ये तो एक बेनोलेंट फंड है कि ये मुलाजिम की तनख्वाह से कटता है, जो कि उसके मुस्तकबिल में उसकी कोई होती है इस तरह की, कोई शादी आ गई है, कोई डेथ हो गई है, या कोई इम्प्लाइज स्कॉलरशिप टू इम्प्लाइज चिल्ड्रन उनके लिए होती है। माइनर पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन इल डिसिप्लिन्ड इम्प्लाई, तो माइनर पेनल्टी होती है कि जिसके अंदर थोड़ी बेइज्जती हो जाना, ठीक है। सबसे कम सजा कौन सी होती है, वो सनशोर होती है, कुत्ते वाली कर लेनी थोड़ी सी जो है ना वो बेइज्जती कर लेना, वो सनशोर के अंदर आता है। द टीचिंग मेथड विच इज मोस्ट पॉपुलर, ओल्ड एंड स्टिल बीइंग यूज्ड वाइडली इज, कौन सा जो टीचिंग मेथड बहुत पॉपुलर है, बहुत पुराना है, और आजकल भी यूज होता है, लेक्चर मेथड है, ठीक है, जो मैं लगा बैठा हूँ ये लेक्चर मेथड है। when two or more students working for learning is called, जब दो या दो से ज्यादा जो है वो स्टूडेंट आपस में मिलजुल के काम कर रहे हो तो इसे हम क्या कहेंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग, मिलजुल के काम कर रहे हैं, ठीक है। टीम टीचिंग तो मिलजुल के पढ़ाना होता है, पार्टिसिपेटिव लर्निंग कहीं किसी महफिल के अंदर मिलजुल के पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो। पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास डिस्कशन विल बी टेस्ट फॉर स्टूडेंट इन डेवलपिंग, देखिए जो पार्ट दो आपस में गुफ्तगू चल रही है, ग्रुप के अंदर डिस्कशन या क्लास के अंदर चल रही है, तो वो स्टूडेंट की कॉन्फिडेंस इससे पता चलता है। विल बी टेस्ट फॉर स्टूडेंट इन डेवलपिंग, स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी, और बाकी ओरल स्किल, लिसनिंग स्किल, स्टडी बेसिस सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन असल चीज कॉन्फिडेंस है हायर, वरना अदरवाइज लोगों के पास बड़े जबरदस्त सवाल होते हैं पर वो नहीं करते। कॉपरेशन तो होता है जिसको कॉपरेटिव से निकला है, कॉपरेशन, तीन से चार लोग यानी मिल के आपस के अंदर जो स्टडी कर रहे होते हैं वो कॉपरेशन होता है, मिलकर स्टडी करना। कोऑर्डिनेशन होता है किसी को जहां पे हेल्प जरूर, आप देखें हमारे स्कूलों के अंदर होते हैं या कॉलेजों के अंदर होते हैं कि एक डिपार्टमेंट उसका, जैसे मैं अपने कॉलेज में अपने बीएड का कोऑर्डिनेटर हूँ। अब कोऑर्डिनेटर क्या होता है कि मेरे जिस स्टूडेंट का मसला होगा
उसके मसले को मैंने हल करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना, जहां उनको जरूरत होती है मेरी वहां पे मैंने उसमें इंटरफेयर करना है, जहां मेरी जरूरत नहीं है उस निज़ाम को चलते रहने देना, जहां उनके मसाइल हैं उनको हल करना, ये होता है कोऑर्डिनेट करना, उनकी हेल्प करना, हेल्प के लिए रेडी रहना, जहां जरूरत हो उसके लिए वहां पर प्रोवाइड करना, और कॉपरेशन मिलजुल के काम करना, यानी कॉपरेशन से मुरादों का 50-50 हो गया, और कोऑर्डिनेशन के अंदर हो गया कि जहां जरूरत होगी वहां मैं हाजिर हूँ, बाकी काम आप अपना खुद करें। जी, फैसिलिटेटर के तौर पे ले सकते हैं कि उनके जो मसाइल है ना उनको हल करना है मैंने, उनकी खतों किताबत वगैरह। हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन का फंक्शन क्या है? अब इसके अंदर भी डायरेक्ट स्टूडेंट फॉर बेटर ग्रोथ, बेटर ग्रोथ तो बचपन में ही हो जाती है, यहाँ जरूरत कोई नहीं। जनरेट न्यू नॉलेज, बिल्कुल हायर एजुकेशन के काम एक ये भी है कि वो न्यू नॉलेज जनरेट करे, या इसको वैसे तो ये रिसर्च के अंदर आता है, यहाँ भी कंडक्ट रिसर्च, रिसर्च करवाना। अब ये रट्टे रुट्टे हमने सारी जिंदगी लगाए होते हैं, हायर एजुकेशन की एक बेसिक पर्पज यही है कि वो रिसर्च को कंडक्ट करवाए। डेवलपमेंट न्यू डिपार्टमेंट, एजुकेशन नया डिपार्टमेंट ये नहीं है, यानी ये एच ई डी होता तो फिर हम कह सकते हैं न्यू डिपार्टमेंट। यहाँ पे बी और सी दोनों ऑप्शन ठीक है, जनरेट न्यू नॉलेज, कंडक्ट रिसर्च, रिसर्च भी करवाना उसका काम है, न्यू नॉलेज भी उसका काम है। मैं दुआ करें कि इस तरह के सख्त डिस्ट्रैक्टर वहां पे ना आए, क्योंकि इसका ये पता नहीं होता कि जो लगाने वाला है ना वो बंदा क्या कहता है। अब हम, मैंने ड्राइव का बताया कि जो हमारी बायोलॉजिकल नीड होती है उसको हम ड्राइव करते हैं, ड्राइव कहते हैं, या नीड के बाद जो हमें वो हमें ड्राइव करती है, उस काम को हम करते हैं, हम उस काम के लिए उठते हैं, भागते हैं, उसे हम ड्राइव के अंदर काउंट करते हैं। Academy of Higher Education established under HEC is meant for the college university। तो जो हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर जो अकेडमी है फैकल्टी ट्रेनिंग के लिए, इसका क्या था वो हमने पढ़ा भी था, NEAH, नेशनल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, NEH, नेशनल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। तो इस तरह कुछ था, मतलब वो टीचर ट्रेनिंग के हवाले से थी। तो फैकल्टी ट्रेनिंग करवाती है जो हायर एजुकेशन के अंदर है। नहीं, हाँ नहीं, नेक्टी तो वो तो और है, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, वो तो और है। तो ये ना ही शायद नेशनल, बल वो पहले आपको एक सवाल भी है, बल्कि मेल वाली साइड में सवाल आया भी था, मुझे अब एग्जैक्ट एब्रीवेशन भूल रहा है। तो हायर एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग का एक इदारा है ये। द स्कोर विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो मोस्ट वो अकर होता है वो मोड होता है जो दरमियान में, नहीं टैप्टा नहीं, टैप्टा टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, ये तो वो है दूसरा है, टैप्टा और चीज है। जो टीचर्स की ट्रेनिंग का हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मीन एवरेज हो गया, और मीडियन दरमियान वाला हो गया, मोड फ्रिक्वेंसी या नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ कोई चीज ज्यादा होती है। बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड चाइल्ड एक्सपीरियंसेस आर प्लान फॉर टीचिंग इज कॉल्ड, तो जिसकी बुनियाद पे किए जाते हैं वो करिकुलम। ये क्या कह रहे हैं, नाइस, नाइस से क्या मुराद होता है? अच्छा, व्हेन अ टीचर टीचेस अ क्लास इट मीन दैट ही इज, जब टीचर क्लास के अंदर टीच कर रहा होता है इसका मतलब वो करिकुलम को बना तो नहीं रहा, करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर रहा है वो, ठीक है। Combining two or three related selected subjected in curriculum development refer to, जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट को आपस के अंदर मिलाया जाए, यानी इसको हम कहते हैं, जब देखें फॉर एग्जांपल आप एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए, मसले को सॉल्व करने के लिए, एक जबरदस्त डीप लर्निंग के लिए आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट को आपस के अंदर मिला देते हैं, तो उसको हम ब्रॉड फील्ड करिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉड फील्ड करिकुलम बोलते हैं। बेसिकली रीजन फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड करिकुलम फॉर क्लास 1 to 2 वाज टू, तो जो पहली क्लास, जो पहली दूसरी कच्ची पहली दूसरी क्लास हो ना, तो इसको हम कहते हैं बस्ता लोड। और अगर यही बात बड़ी क्लासों के अंदर की जाए कि हम सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट आपस में मिलाते हैं, तो उसको हम कहते हैं होलिस्टिक लर्निंग, ओवरऑल लर्निंग की बात करते हैं, वो एक अच्छी होती है। इंटेंडेड करिकुलम वो होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो जो बताया गया हो, वट वट वी इंटेंड टू डू, या जो हमें कहा गया करने को, वो हम प्रिस्क्राइब किया गया, जो हमें सजेस्ट किया गया है उसको करना, वो इंटेंडेड करिकुलम होता है। करिकुलम डेवलपमेंट फॉर हायर एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, करिकुलम डेवलप करना हायर एजुकेशन के अंदर। देखिए इसके अंदर सवाल यहाँ पे ना इनकम्प्लीट सा है। हायर एजुकेशन के अंदर करिकुलम जो है ये फ्रेमवर्क बनाना एचईसी का काम होता है। यानी एचईसी बताती है कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने कॉलेज में बीएस केमिस्ट्री शुरू करवाना है, तो एचईसी की तरफ से एक, कॉलेज में नहीं, मैं यूनिवर्सिटी लेवल की बात करूंगा, बहरहाल मैं यूनिवर्सिटी में बीएस प्रोग्राम शुरू करवाया केमिस्ट्री का, एक नया प्रोग्राम। अब उसकी जो है ना वो डायरेक्शन जो है, जो फ्रेमवर्क है, क्या पढ़ाना चाहिए, किस तरफ लेके जाना है, बड़े बड़े यानी वो बताएगा हमें, वो दूसरा एचईसी बताएगी। और उस फ्रेमवर्क को के ऊपर काम करते हुए यूनिवर्सिटी उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो है वो, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक करिकुलम बोर्ड होता है,
जो उसकी उनकी मीटिंग होती हैं, वो हर दूसरे साल करिकुलम को रिवाइज करते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी जो है ना वो उस करिकुलम को बनाती है। ठीक है, सवाल आपने इसलिए याद इस तरह से याद रखना है। फ्रेमवर्क एचईसी देता है, बाकी उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी जो है ना वो अपना करिकुलम खुद डिसाइड करती है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉपर एक करिकुलम का बोर्ड होता है। टू फाइंड आउट हाउ फार इज स्कोर फ्रॉम द मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन डेफिनेशन यही है कि कोई स्कोर अपने मीन यानी जो एवरेज है उसका, जो दरमियान में नॉर्मल कर्व में उससे कितना दूर है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। व्हेन इट इज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था कि राइट स्क्यू और नेगेटिव स्क्यू और पॉजिटिव स्क्यू था। अगर डाटा पॉजिटिव साइड पे झुका हुआ है, नेगेटिव साइड पे झुका हुआ है, उसको हमने देखना होता है। द मोस्ट सूटेबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, तो मोस्ट डिस्ट्रीब्यूट वेरिएंस होता है नहीं, बिखरा हुआ हुआ फैला हुआ। अगर एक दफा यानी इसको मैं अगर आपको ऐसे बताऊं, बच्चों बच्चों जल्दी के टाइम थोड़ा हो गया मेरे जाने का। ये देखें, अगर यहाँ पे ये डाटा ऐसे होगा, ऐसे करके, ये तो ठीक है। अगर सारा डाटा एक तरफ आए या सारा डाटा इस तरफ आए, ये वाले जो है वो ठीक नहीं होंगे, ये वाली चीज ठीक है, यानी पॉजिटिव स्क्यूनेस हो या नेगेटिव स्क्यूनेस हो, ये ठीक नहीं है। बल्कि वेरिएंस यानी वो डाटा जो पूरा फैला हुआ है वो डाटा ज्यादा सूटेबल रहेगा, वो वेरिएंस ज्यादा ठीक होगा। ओके। अच्छा, उसके बाद कौन सा सवाल कर रहे थे, ये जी आ गया। अच्छा, द टेस्ट मैयर्ड व्हाट वी इंटेंड टू मैयर, ये वैलिडिटी है। ठीक है, वैलिडिटी की डेफिनेशन है। पोस्ट गॉर्ब जो कि उसने दिए थे, गुलेक एंड उर्विक ने दिए थे, जिसके अंदर 7 है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, तो कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। जनरल वांट्स आर डिजायर विच वी आर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आर कॉल्ड, तो जनरल वांट्स जो हमारी जो डिजायर हमारे अंदर है, जो हमें कहती है भाई खाना खा ले भाई, ये कर ले, तो वो हमारा मोटिव हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है अ चेंज एजेंट विद द लीडरशिप क्वालिटीज, टीचर जो है ना वो चेंज एजेंट है। एमबीओ कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, वो मैनेजमेंट जो ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करती है। और 49 है पाकिस्तान फोकस ऑन गाइडेंस, 1959 के अंदर गाइडेंस के ऊपर सबसे पहले ज्यादा फोकस किया गया था। वैसे बात शुरू से चल रही है भी, लेकिन 1959 के अंदर ये गाइडेंस पहली एक प्रॉपर एक सिलेबस के तौर पर और इन चीज को शामिल किया। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी नॉलेज को डील करती है, ये एपिस्टेमोलॉजी है। 50 सवाल काफी है, ठीक है, इन्हीं पे गुजारा करें। इस सवाल आसान है क्योंकि ये सवाल हमने जो है ना वो हमने जो सवाल किए वो बहुत मुश्किल किए हैं। जो लोग को जिनको ये सवाल सारे आसान लगे हैं उनको 50 के 50 सवाल आते थे, इसका मतलब है कि वो ठीक अच्छी तैयारी के अंदर हैं। और जिनको जो है ना ये वाली फाइल, चलो ये भी मैं भेज दूंगा, अभी नहीं भेजूंगा मैं, फिर ये अभी मैं निकल रहा हूँ, तो कल जो है मैं इसको भेज दूंगा। ठीक है, ये वाली भेज, ये हमने 15 पेपर मैंने पहले ये करवाए हुए हैं, वो मॉडल पेपर वाली प्ले लिस्ट में गूगल के ऊपर पड़े हुए हैं। आज ये 16वां पेपर जो है ना मैं आज शुरू करवाया है। तो ये इंशाल्लाह हम 6 पेपर हम करेंगे आपके पेपर से पहले पहले। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह।